Good afternoon, everyone. Today I am with Umang, and he is from IIT Jammu, first year, and he will be telling how he cleared his JEE Advanced exam and what and all strategies he followed for clearing the exams, and what and all references he followed, and what and all mistakes he done, so that you can don't repeat and can learn from this. And all the journey for IIT JEE Advanced preparation and how he cleared mains journey he will share in this today video. पहले तो मेरा एम ही नहीं था कि मतलब मुझे जेई मेंस करना है, एडवांस करना है। उसके बाद पेरेंट्स ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, तेरे को करना चाहिए, मतलब कुछ करना चाहिए। तो फिर तब से मेरा एम बना कि हाँ ठीक है, कि एडवांस तो नहीं है, एटलीस्ट कम से कम जेई मेंस तो क्लियर ही कर लो। उसके बाद फिर मैंने मतलब मेरा सबसे इजी जो सब्जेक्ट था वो था केमिस्ट्री, और उसके बाद सबसे डिफ़िकल्ट जो था फिज़िक्स। तो मतलब केमिस्ट्री को थोड़ा मैंने कम प्रेफर किया क्योंकि आसान लगता था मुझे, और जो फिज़िक्स था उसको मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी उसके ऊपर। और मतलब काइंड ऑफ लाइक मतलब काफ़ी मतलब मैंने बेसिकली मतलब बिल्कुल कोई कोचिंग नहीं ली, और उसके अलावा मैंने जितना किया खुद से किया। और सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी को मतलब कहते हैं टिप्स पे किया। उसके बाद मतलब मेन बेसिक जेई मेंस के लिए मैंने एनसीईआरटी को बिल्कुल टिप्स पे रखा। फिर उसके बाद जब पता चला कि जेई मेंस क्लियर हो गया और जेई एडवांस में दे सकता हूँ, तो मेरे पास लगभग पूरा जान लगा देता हूँ। तो मैंने उसके लिए जेई एडवांस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत अच्छे से किया टिप्स पे बिल्कुल। एंड उसके बाद जो पीवाईक्यूज़ थे जेई मेंस के एडवांस के, मैंने सारे अच्छे से लगाए। जितने सेट्स थे लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने थे मैंने सब किए, और बस यही जर्नी। और मेरे से मेन बेसिक गलती यही हुई थी कि मतलब मुझे लेट ध्यान आया, मतलब दिमाग में लेट मतलब बात टच हुई कि मतलब मुझे अब करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप लोग ऐसे 11th से ही शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप उसको जल्दी से अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, और क्या पता आप मेरे से भी अच्छी आईआईटी में एडमिशन ले सकें। जैसे कि फिजिक्स में कुछ लोग को टफ लगता है और वो लोग मेंस लेवल तो क्लियर कर लेते हैं फिजिक्स का, लेकिन एडवांस में वो क्लियर नहीं कर पाते हैं और उनको दिक्कत होती है। तो आप जैसे क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो फिजिक्स में एडवांस लेवल तक का भी क्लियर कर पाएँ? और मैथ्स में भी वो लोग को एडवांस में थोड़ा दिक्कत होती है। केमिस्ट्री तो कर लेते हैं लेकिन एडवांस में दिक्कत होती है। जो लोग ऑफलाइन लेते हैं उनको भी कभी कभार तो दिक्कत हो जाती है फिजिक्स और मैथ्स पार्ट में एडवांस लेवल पे। तो आप क्या बताएंगे टिप्स? आपने तो बिना कोचिंग के भी क्लियर करा, तो आप क्या टिप्स देंगे कि आपने वो स्ट्रेटजीज फॉलो करी कि आप ये फिजिक्स और मैथ को एडवांस लेवल पे क्लियर? मेन मेरा यही था कि जो मैंने पहले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करी, उसमें फिर उसके बाद जो मैंने पीवाईक्यूज़ थे ना, पीवाईक्यूज़ में देखा कि जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स और मैथ्स में, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। मतलब क्वेश्चंस जिस टॉपिक से आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उन सब टॉपिक्स को पकड़ा। और जो मेन जो है जेई एडवांस है, उसमें ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होता है एक सिंगल टॉपिक से नहीं आता, वो काफ़ी सारे कम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स, मतलब काफ़ी सारे 2-3 टॉपिक से मिलजुल के वो क्वेश्चन आता है। तो मतलब मैंने एक प्रोबेबिलिटी चेक करी कि भाई ऐसे इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा, तो मैंने उसी टॉपिक को ज़्यादा फोकस करा, ताकि मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसकी तभी ज़्यादा मैं उसको मतलब उसकी क्वेश्चन को आने के मतलब जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा उसके आने के चांसेस बढ़ जाए, और ताकि मैं अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाऊँ। और मेन यही होता है कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एक सब्जेक्ट में से, 2 ही हमको क्लियर करने होते हैं। मतलब उसकी कट ऑफ जो होती है, मतलब पासिंग मार्क्स जो होती है 2 की होती है, मतलब 8 नंबर की होती है। अगर आप 30 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं ठीक कर पाएंगे तो क्या ही करेंगे। तो इसलिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, काफ़ी आसान रहता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं उनके एडवांस लेवल पे जैसे नेगेटिव मार्क्स बहुत हो जाते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, फिजिक्स और जैसे मैथ के कभी कभार। तो आपने क्या स्ट्रेटजी देंगे एग्ज़ाम टाइम के लिए कि वो नेगेटिव मार्क्स को लेस कर पाएँ और जो क्वेश्चन वो कंफर्म कर पाएँ कि ये हमको अटेंड करने हैं, और टाइम कैसे मैनेज करें एडवांस लेवल पे? क्योंकि 6 आवर्स का होता है और कभी कभार 6 आवर्स में वो लोग कभी मैनेज नहीं कर पाते टाइम, क्योंकि 6 आवर्स कभी बैठ के उन्होंने पेपर को दिया नहीं होता है 6 आवर्स का, तो फिर वो लोग मैनेज टाइम को नहीं कर पाते। तो आपने क्या टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी फॉलो करी जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए? तो
टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने यही करा कि जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे उनके लिए मैंने ऐसे किया कि मैं हफ्ते में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ज़रूर करूँगा। और मतलब ऐसा होता था कि जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक मैं अपनी सीट से नहीं उठूँगा। तो मतलब अगर मैं 6 घंटे बैठ रहा हूँ तो मैं 6 घंटे बैठ के एक बार सिटिंग अपनी दूँगा और जितना PYQ है उसको सोल्व करूँगा, बेशक वो मेरे को आता हो ना आता हो। हर हफ्ते मेरी 6 घंटे की ऐसी सिटिंग बनती गई और ताकि मैं उससे मेरे को एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम नहीं हुई कोई। और उसके अलावा नेगेटिव मार्क्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब सबसे पहले मैंने टॉपिक जो जाके देखे वहाँ पे, वो मैंने वो देखे कि मतलब जो मेरे को सबसे आसान लगते हैं, सबसे मुश्किल को मैंने साइड में रख दिया कि मतलब इनको बाद में करूँगा, जो सबसे आसान है उसको पहले करूँगा। उसके बाद मॉडरेट है जिसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है, मतलब 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, फिर उनको देखूँगा। फिर उसके अलावा मतलब लास्ट में होता है कि मतलब ये हमें बिल्कुल आते ही नहीं है। तो मतलब एक मेरा छोटी सी ट्रिक थी कि मतलब अगर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो मतलब नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है, तो मतलब उसके हिसाब से मैं 4 क्वेश्चन कर सकता हूँ। ऐसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब -4 + 4 इक्वल होएगा ना 0, तो मतलब मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो सीधा मतलब है कि मतलब अगर मैं 4 क्वेश्चन में से अगर कोई एक भी ठीक होगा तो सीधा मतलब मेरे को +1 मार्क्स मिलेगा। तो मतलब यही स्ट्रेटजी रहती थी कि मतलब एक +1 मार्क्स तो मैं ले ही। थैंक यू उमंग, आपने बहुत अच्छा अपनी जर्नी शेयर करी और सब इससे जैसे कुछ लोग इंस्पायर भी होंगे और जैसे कि आपने जो भी गलतियां करी उनको दूसरे समझेंगे और उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपने अच्छे से जर्नी शेयर करी। थैंक यू।